सीट पॉलिसी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स की हैं, इनके ऊपर आज हमने एक वेबिनार रखा है ताकि इन जो शिकें इसके अंदर ऐड की जा रही हैं उनके बारे में सीड बिजनेस और बीज के मुतल्लिका रिसर्च के अदारों और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और बाकी लोगों को बताया जा सके। मैं शुक्रगुजार हूं कि मुतल्लिका एक्सपर्ट्स, सीड कंपनीज के नुमाइंदे बड़ी तादाद में आज इस मीटिंग में तशरीफ लाए हैं। रिसर्च से, यूनिवर्सिटी से भी दोस्त मौजूद हैं। मैं तमाम का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की मेन प्रेजेंटेशन फेडरल सीड सर्टिफिकेशन के ऑनरेबल डायरेक्टर नज़र इकबाल साहब की तरफ से होगी। मेरी गुजारिश होगी कि चूँकि इसका प्रिंट हमने ग्रुप पे शेयर किया है, प्रिंट को हमारे जो पार्टिसिपेंट उन्होंने पढ़ लिया होगा। इस प्रेजेंटेशन के बाद अगर किसी का Q&A या कोई ऑब्जर्वेशन होगी तो वो हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। बहुत मेहरबानी जो लोग तशरीफ लाए। मैं आज की इस मीटिंग से पहले जनाब अदनान साहब को गुजारिश करूंगा कि वो तलावत इकराम पाक फरमाएं। इसको आप खोल देंगे, इसका मतलब ये है कि इसकी आपकी आवाज़ जाएगी। क्या इन्ना बैनकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मैं गुजारिश करूंगा नज़र इकबाल साहब से कि वो स्क्रीन शेयरिंग के बाद अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत मशहूर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का। डॉक्टर साहब मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके तो सबको आ रही है आवाज़? जी बिल्कुल आ रही है। जी आप कंटिन्यू करें प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रेजेंटेशन आप वहाँ से चलाएंगे या कैसे होगा, या मैं यहाँ से? अगर आप अपने पास चलाना चाहें तो यू कैन, आप शेयर कर लें, हम यहाँ से स्टॉप कर देते हैं। हाँ, बेहतर यही होगा कि मैं इसको शेयर कर देता हूँ। तो आप शेयर करें सर, आप भी इसको होल्ड करें। थैंक यू जी। थैंक यू सर। हमारी है हमारी स्क्रीन आ गई है। नहीं उन्होंने बंद की अभी आ ये वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र इकबाल, डायरेक्टर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि डॉक्टर अंजुम साहब ने तारुफ कराया अपने इब्तदाई कलमात में कि फेडरल गवर्नमेंट ने स्टेक होल्डर्स की कंसेंसस के बाद 2016 के अंदर एक नेशनल सीड पॉलिसी फार्मूलेट की, और इसके जो फार्मूलेट करने का एक तरीकाकार था वो ये था कि मुख्तलिफ जो की एरियाज थे उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनके ऊपर वर्किंग ग्रुप्स बना लिए गए थे, और उन वर्किंग ग्रुप्स की ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद उन की एरियाज के ऊपर सिफारिशात जो है वो मुरतब करके एक पॉलिसी की सूरत में एक डॉक्यूमेंट बना लिया गया था, और उस डॉक्यूमेंट को फिर दोबारा उन तमाम स्टेक होल्डर्स के पास वो सर्कुलेट किया गया था, और फिर उनके इनपुट को इनकॉर्पोरेट करके एक डॉक्यूमेंट जो है वो फार्मूलेट हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डॉक्यूमेंट कुड नॉट सी द
could not see the daylight, वो यानी अप्रूव नहीं हो सका और इसी तरीके से वो लिम्बो में रहा। फिर दोबारा 2023-24 में फेडरल गवर्नमेंट ने SIFC ने इसको टेकअप किया कि इस नेशनल सीड पॉलिसी का एक डॉक्यूमेंट जो है बाहर कैफे को अप्रूव होना चाहिए। तो फिर उसी डॉक्यूमेंट को लेके दोबारा स्टेक होल्डर को सर्कुलेट किया गया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को सर्कुलेट किया गया और उनका इनपुट लेने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने एक कमेटी बना दी, चेयरमैन एग्रीकल्चर, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल की सरबराही में, जिसमें मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स उसके मेंबर थे, PRC के API उसमें मेंबर था, फेडरल सीड उसमें मेंबर था। तो मुख्तलिफ जो इदारों के सरबराहान थे उन्होंने फिर उसके ऊपर डॉक्यूमेंट को दोबारा रिविटलाइज किया और इनपुट को शामिल करके एक डॉक्यूमेंट फाइनल करके मिनिस्ट्री को सबमिट किया। और साथ ही साथ एक फेडरल गवर्नमेंट ने भी बाद में एक दिन का सेमिनार मुनक्किद किया जिसमें फिर एसोसिएशंस को और सीड कंपनीज को और पब्लिक सेक्टर के लोगों को, मिनिस्ट्रीज को, इनको बुलाया गया और फिर उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी तजावीज़ थी वो इनकॉर्पोरेट करके उसको फाइनल करके जब ये SIFC के पास दोबारा गया डॉक्यूमेंट तो ये फैसला हुआ कि इसको एक दफ़ा सूबों को दोबारा दिया जाए, प्राइवेट सेक्टर की ओपिनियंस जो हैं इस डॉक्यूमेंट के ऊपर दोबारा ले ली जाए। तो ये एक बैकग्राउंड था जो मैं समझता था ज़रूरी है कि आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आपको इस डॉक्यूमेंट के जो खद खाल है उसके बारे में थोड़ा सा अंदाज़ा हो। तो डॉक्यूमेंट का नाम एज इट स्टैंड्स नेशनल सीड पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2024। अब इस डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स हैं उसमें इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, फिर विजन एंड मिशन ऑफ द पॉलिसी हैव बीन क्लियरली डेलिनेटेड, फिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पॉलिसी के और कौन से की एरियाज हैं जो इस डॉक्यूमेंट को जब ये फाइनल हो जाता है तो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स क्या होगी, यानी कौन सा इदारा क्या कर रहा होगा और फिर इस डॉक्यूमेंट को इम्प्लीमेंट करने का लीगल फ्रेमवर्क क्या होगा और आखिर में फिर एज ऑलवेज हर डॉक्यूमेंट का एक कंक्लूडिंग पार्ट होता है। तो जो चैप्टर है इसका वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले दिया गया इस डॉक्यूमेंट में कि एग्रीकल्चर सेक्टर ने पिछले 40-50 सालों के अंदर मेड मार्वलस स्ट्राइड्स, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखें तो कुछ ऐसे हमारे ग्रे एरियाज हैं, कुछ ऐसी डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से जो सीड अवेलेबिलिटी है अगर हम उसको देखें तो जो हाइब्रिड्स, हाईटेक्स और टेक्नोलॉजी वाली सीड्स हैं और कुछ दूसरे सीड्स हैं उनके अंदर उनमें एक नेट इंपोर्टर का टैग ही हमारे ऊपर लगता है जिसमें एडिबल ऑयल्स हैं, पल्सेस हैं, वेजिटेबल्स हैं और दूसरी डेयरी प्रोडक्ट्स। अगर हम एग्रीकल्चर की ओवरऑल बात करें तो इस पॉलिसी का जो एक बुनियादी एम है वो दैट इज फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एट द नेशनल एंड हाउस होल्ड लेवल। ग्रोथ of agriculture and food production varies across regions, crops and different segments of the farming community, ये भी आपके इल्म में है। तो ये थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल इसको क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो ये प्रोसेस जो है 90s में थोड़ा सा ग्रोथ का स्लो डाउन हुआ, फिर दरमियान में थोड़ा सा स्टडी हुआ, फिर उसके बाद 2006-07 के अंदर फिर दोबारा इसी तरह स्लो डाउन हुआ। तो ये स्टॉप एंड स्टार्ट वाला जो है ये एग्रीकल्चर की ग्रोथ में चलता रहा है। अब अगर हम सीड को देखें तो सीड है, आपको पता है कि बेसिक इनपुट और प्रोडक्टिविटी के अंदर, फूड सिक्योरिटी के अंदर, सीड सिक्योरिटी के अंदर इसका पिवटल रोल है। जब हम सीड की बात करते हैं तो वैरायटी का जिक्र आता है। तो जब हम कहते हैं कि अप्रोप्रिएट सीड्स तो इसका मतलब ये है कि अप्रोप्रिएट वैरायटीज। अब ऐसी वैरायटीज जो कि डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस में फिट इन हो और उसी बायोटिक और एबायोटिक जो सवालात वो पोज करते रहते हैं ब्रीडर्स को, तो उनका वैरायटीज के अंदर जवाब हो और फिर हमारे सिस्टम्स ऐसे हों जो कि कंज्यूमर्स की डिमांड्स को उन्हीं एग्रो क्लाइमेट कंडीशंस के अंदर सेटिस्फाई कर सकें। तो sustained increase in agriculture production and productivity relies significantly on the development of improved crop varieties and efficient system for the timely supply of high quality seeds.
दूसरा अगर हम देखें फ्रेमवर्क के हिसाब से देखें तो जो लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है मोर और लेस जिस तरह दुनिया के अंदर कन्वेंशन रहेंगे, फेडरल एक लॉ मौजूद है, एक हार्मोनाइज्ड रेगुलेटरी नेटवर्क मौजूद है, अप्रूवल फोरम्स मौजूद हैं, उसी लॉ के तहत रेगुलेशंस आगे बनी हुई हैं, इदारों के रोल जो है वो सारे के सारे उनका तयन हुआ है। इसी तरह एसोसिएशंस जो है दे आर वर्किंग इन टेंडन पब्लिक सेक्टर। तो ऑल इन ऑल जो एक इंस्टीट्यूशनल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है दैट इज ऑलमोस्ट देयर। दूसरी जो अच्छी बात हुई है 2016 में प्लांट ब्रीडर्स राइट एक्ट जो है वो प्रमोट हुआ है। उस एक्ट में जब कुछ अर्सा शायद लग गया तो ज्यादा लग गया, जिस तरह एक्ट को बनाने में लग गया इसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करने में भी शुरू के साल जो थे वो थोड़े से दे हैव बीन बिट टेनुअस। 18 में उसके रूल्स कंप्लीट हुए और 20 के अंदर जो है वो रजिस्ट्री एस्टेब्लिश हुई। फिर 21 के अंदर उस रजिस्ट्री को ऑफिशियली ऑपरेशनलाइज किया गया। अभी रजिस्ट्री जो है फंक्शनल फुल थ्रॉटल। अब सारी चीजें जो फ्रेमवर्क इज देयर, लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इज देयर। जो चैलेंजेस हैं एग्रीकल्चर में वो कभी भी आना बंद नहीं होंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे। द थिंग इज कि उन चैलेंजेस के साथ अडेप्ट करना और अपने इंस्टीट्यूशनल और लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को उसी तरीके से इवॉल्व करना जरूरी है। अगर हमको थोड़ा सा सिचुएशन एनालिसिस करें तो सिचुएशन एनालिसिस इसी तरह का बनता है जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि ये सारी चीजें जो रेगुलेटरी अरेंजमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं, फ्रेमवर्क कंप्लीट है, पब्लिक सेक्टर में हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई सीड पे वो भी सक्सेसफुल हुई। और अगर हम मेजर क्रॉप्स के हवाले से देखें जो ओपी क्रॉप्स हैं उनके अंदर हमारा जो अवेलेबिलिटी का स्टेटस है वो बहुत अच्छा है। लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेस हैं, ओपी सिस्टम में भी चैलेंजेस हैं, लेकिन ज्यादातर जो हाइब्रिड्स की डेवलपमेंट है, हाइब्रिड्स की अडॉप्शन है, उसकी इवैल्यूएशन है, उसके अप्रूवल है, इसके अंदर कुछ चैलेंजेस हैं। अगर हम देखें इस सिचुएशन को एनालाइज करें तो जो अक्सर एक इस्तेलाह यूज की जाती है जिसे हम कहते हैं सीड रिप्लेसमेंट रेट। अब सीड रिप्लेसमेंट रेट और सीड अवेलेबिलिटी में एक फर्क ये है कि जो चीज अवेलेबल है उसको एक्चुअली फार्मर जो है वो कितना उसको अडॉप्ट कर रहा है, या फार्मर उसको उसके पास बाकी तमाम फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं क्या वो उस क्वालिटी सीड की तरफ जाता है। तो दिस इज एक्चुअली नेट आउटकम। तो कुछ क्रॉप्स के अंदर हमारे जो सीड रिप्लेसमेंट रेट्स हैं वो कम है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट्स है वो ना होने के बराबर है। पाकिस्तान के अंदर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन की जो सेंट्रल लैब है वो ISTA की एक्रेडिटेड लैब है। इसी तरह और भी कुछ जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लैब्स हैं वी हैव द रिपोर्ट्स के वो भी दे आर ट्राइंग हार्ड के वो ISTA की एक्रेडिटेशन की तरफ जाएं। इसी तरह जो इंपोर्ट्स जिस तरह का मैंने पहले से किया है कि सीड इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, लोकल प्रोडक्शन की बहुत जरूरत है। इसी तरह जो और रिसर्च प्लांट वैरायटी डेवलपमेंट में और सीड टेक्नोलॉजी में लिमिटेड है ड्यू टू द फैक्टर्स जिसका हमने कुछ अहाता ये इस तरीके से किया है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एलीट जंप प्लान, अनस्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, एब्सेंस ऑफ मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, वीक कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेक होल्डर्स। और फिर अगर हम देखें तो नेशनल और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो है सीड R&D के अंदर वो निग्लिजिबल है। पॉलिसी का जो विजन और मिशन रखा गया है, विजन इज अ वाइब्रेंट सीड सिस्टम इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड फूड सिक्योरिटी। और इसका मिशन यही है इस विजन को अचीव करने के लिए टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी सीड्स एंड प्रमोट द सीड इंडस्ट्री by adopting modern technologies and elite jump plants while ensuring the conservation and sustainable use of plant genetic resources and safeguarding the rights of farmers, breeders and other biosafety point of views. तो ये इसका विजन और मिशन है इस डॉक्यूमेंट का। अगर हम इस पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव देखें तो जो मेन थ्रस्ट है पॉलिसी का वो फैसिलिटेट कर रहे हैं कि हाई क्वालिटी सीड्स जो इंप्रूव वैरायटीज के उनको अडॉप्ट किया जाए और उनकी अवेलेबिलिटी को मुमकिन बनाया जाए। एक ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि
जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है उसको एलिवेट किया जाए, जिस लेवल पे एटलीस्ट ऐसे नीचे ना गिरा जाए, आगे बेहतर इसको किया जाए, फूड सिक्योरिटी को बॉल्स्टर किया जाए, और जो फार्म इनकम के सप्लीमेंट्री सोर्सेज हैं उनको ऑगमेंट किया जाए, और एंड देयर बाई lay the ground for value-added agriculture exports and alleviate poverty in rural areas across Pakistan. By prioritizing the dissemination of superior seeds, the policy aims to equip farmers with the necessary resources to cultivate more resilient and high-yielding crops, ensuring a steady food supply while economically empowering rural communities. अगर हम इसके डिटेल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएं तो डिटेल ऑब्जेक्टिव्स जो मेजर ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि क्वालिटी सीड्स की जो प्रोडक्शन है अप्रूव्ड वैरायटीज की उसको एनहांस किया जाए, और इसी तरीके से जो सीड रिप्लेसमेंट है रिजल्टेंटली उसको भी ऑगमेंट किया जाए। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड जो है नेशनल और मल्टीनेशनल सीड कंपनीज के लिए उसको प्रमोट किया जाए, उसको प्रोवाइड फॉर किया जाए, और एक हेल्दी जो कंपटीशन है उसकी ऑलरेडी एक हेल्दी कंपटीशन है उसको फर्दर प्रमोट किया जाए। और प्लांटिंग मटेरियल जो है और emphasis is to improve planting material of the crops. अब ये all levels पे है, उसकी अवेलेबिलिटी है, उसकी एलिटनेस है, उसकी टेक्नोलॉजी है, ये सारे क्वेश्चंस इसके अंदर शामिल हैं। इसी तरह जो सर्टिफिकेशन का काम है पिछले 2-1 सालों के अंदर फ्रूट प्लांट सर्टिफिकेशन का काम वो काफी बढ़ा है, तो इसको जरा फर्दर प्रमोट करने की जरूरत है, इसको रिवाज देने की जरूरत है। और डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है, सीड इंडस्ट्री है, उसके लिए ऐसा कंजीनल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए कि वो प्रमोट हो, वो मोबिलाइज हो, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के या जेवीज के थ्रू इन्वेस्टमेंट, खास तौर पे जो हमारी सीड की R&D है, एग्रीकल्चर की R&D है, उसके अंदर उसको इनकरेज किया जाए। ऑलरेडी देयर इज अ लॉट बीइंग डन ऑन दैट फ्रंट। बहुत सारी हमारी जो local seed companies have already they are in joint ventures with the private companies. Things are going on, लेकिन इसको अब जरा बढ़ावा देने की जरूरत है। इसी तरह जो हमारा ग्रे एरिया रहा है पिछली डेकेड में या 20 साल में, वो ये है कि हम हाई टेक सीड्स के अंदर, वैरायटी डेवलपमेंट के अंदर भी, मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी, प्रोडक्शन में, स्किल में, इसमें वी हैव बीन लैकिंग। तो दैट इज एक्चुअली द एरिया दैट वी नीड टू टेक ऑन। तो इसमें ताकि जो एक ओवर डिपेंडेंस है एक्सोटिक मटेरियल के ऊपर उसका जा सके, और जो यहाँ पे हमारी लोकल इंडस्ट्री है वो प्रमोट हो इससे। तो इसमें कुछ क्रॉप्स के अंदर ये काम ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर जो है अपने रिस्पेक्टिव जो फॉरेन काउंटर पार्ट्स है उनके साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर भी रहा है। तो अब उसको फर्दर ट्रांसेंड करने की जरूरत है अक्रॉस द एंटायर कैनवस ऑफ द क्रॉप्स। एक ऑब्जेक्टिव इसका बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बड़ी बात होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जो ये सेंचुरी है कि जो भारत में बड़ी सदियां हैं, बायोटेक्नोलॉजी, जीनोमिक्स सदियां हैं, और हम अब दरवाजा बंद नहीं कर सकते, तो वी नीड टू ओपन अप, और हमें बायोटेक्नोलॉजी के जो हार्वेस्ट हैं उनको जो बेनिफिट्स हैं उनको हार्वेस्ट करना चाहिए। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि whatever is good for the farmers is a good technology। तो लेकिन इसमें तो बात वही है कि हर गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक नेशनल प्रायोरिटीज को देख के क्रॉप वाइज जो है वो डिसीजन लेती है। तो यहाँ पे भी हमें ऐसी क्रॉप्स जो कि मुल्क कौम के लिए फायदेमंद है, और जो बायोटेक क्रॉप्स हैं तो उनको उनकी राह हमवार करनी चाहिए। इसी तरह ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर हमारे पास पोटेंशियल एरियाज हैं, और दैट कैन बी अ वेरी बेनिफिशियल नीश, तो उसको प्रमोट करना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड डेवलपमेंट है उसके ऊपर थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। ये दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी। प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है इसमें दूसरी कोई राय नहीं है कि उसको न सिर्फ इनकरेज करना है, उसको स्ट्रेंथन करना है, उसको बॉल्स्टर करना है। ये जितने सीड के एरियाज हैं वो वैरायटी डेवलपमेंट से लेकर
बाकी तो मार्केटिंग के अंदर तो ऑलरेडी ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा शेयर है, प्रोडक्शन के अंदर भी बहुत बड़ा शेयर है। तो ये जो दो एरिया अर्ली एरियाज हैं, वैरायटी डेवलपमेंट और फिर अर्ली जनरेशन सीड प्रोडक्शन, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर के रोल को मजीद प्रमोट किया जाएगा इस पॉलिसी के जरिए। इसी तरह सीड एक्सपोर्ट की बात पहले हो गई। डिपार्टमेंट इज क्लोज टू गेटिंग मेंबरशिप ऑफ द OECD। इसी तरह सार्क और EC और बायलैटरल लेवल पे भी ये जो सीड एक्सपोर्ट्स है उसके एवेन्यूज जो हैं वो उनको मजीद एक्सप्लोर किया जाएगा। जो फार्म सेफ सीड है, अगर हम फ्रैंकली इसको देखें तो द बिग चंक ऑफ द सीड इज फार्म सेफ सीड इन ट्रेडिशनल क्रॉप्स, तो उसके नहीं छोड़ना चाहिए। तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा पॉलिसी के अंदर ये इन्वेस्ट किया गया है कि थोड़ा सा उसको भी रेगुलेट किया जाए। और रिसर्च बेस्ड रिस्पांस टू मिटिगेट एंड अडैप्ट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये बहुत जरूरी है। वक्त के साथ साथ क्लाइमेट चेंज इज बिकमिंग अ बिगर चैलेंज। अब वो की एरियाज जिनकी बात शुरू में की गई है, वो की एरियाज हैं जो इस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। पहला जो चैप्टर है दैट पर्टेन्स टू वैरायटी डेवलपमेंट एंड प्लांट ब्रीडर्स राइट्स, दूसरा सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, तीसरा चैप्टर इसका क्वालिटी एश्योरेंस एंड मॉनिटरिंग है, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, पांचवा है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट वैरायटीज, छठा है इंपोर्ट ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, सातवां है एक्सपोर्ट ऑफ सीड एंड प्लांटिंग मटेरियल, आठवां एरिया इसका है स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक सीड इंडस्ट्री, नौवां एरिया है इसका कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, that's my evolution and hope. अगर मैं एरियाज की बात करूं, वैरायटी डेवलपमेंट एंड प्लांट ब्रीड्स, मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करता हूं कि ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है ये कुछ क्वालिफाइंग स्टेटमेंट्स होती हैं। आप यूं समझिए कि ये कैसा एक गाइडलाइन होती है जिसको फॉलो